और हम लोग राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356 में, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में, राष्ट्रपति शासन के बारे में प्रावधान दिया गया है। क्या होता है राष्ट्रपति शासन, हम लोग इसके बारे में चर्चा की शुरुआत करते हैं। और हम लोग को पता है कि सामान्य रूप में हम लोग जानते हैं कि अब तक सबसे ज्यादा दुरुपयोग अगर किसी पावर का हुआ है तो वो प्रेसिडेंट्स रूल है, राष्ट्रपति शासन है। सबसे ज्यादा मिसयूज राष्ट्रपति शासन का विगत वर्षों में किया जा चुका है। अब तक 134 बार राष्ट्रपति शासन देश में अलग अलग राज्यों में लागू किए गए हैं और उनमें से अधिकांश बार राष्ट्रपति शासन का मिसयूज हुआ है, दुरुपयोग हुआ है। हालांकि 1994 के बाद राष्ट्रपति शासन के मिसयूज में काफी कमी आई है। इसलिए कमी आई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआर बोम्मई का केस था, लिखा दूंगा। एसआर बोम्मई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है तो न्यायालय इस बात की जांच कर सकता है, न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो अक्सर देखा गया कि राष्ट्रपति शासन गलत आधारों पर लगाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी समीक्षा की और उसे रद्द कर दिया और फिर से राष्ट्रपति शासन को खत्म करके राज्य की सरकार को बहाल कर दिया। अगर राज्य की विधानसभा भंग की गई है तो राज्य की विधानसभा को भी जीवित कर दिया। तो इस प्रकार की जब गतिविधियां उच्चतम न्यायालय ने निभाई तब इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग पर काफी हद तक अंकुश लग गया। लेकिन इससे पहले ही लगभग 100 बार से अधिक तो राष्ट्रपति शासन लागू किया ही जा चुका था। तो बड़े पैमाने पर दुरुपयोग की संभावनाएं जन्म लेती रही। इसलिए संविधान का सबसे ज्यादा विवादित प्रावधान अगर कहें तो आज के समय में राष्ट्रपति शासन ही विगत वर्षों में रहा है 370 के बाद। तो कैसे राष्ट्रपति शासन लागू होता है हम लोग इसी की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होता है उससे पहले हम लोग आर्टिकल 355 पढ़ते हैं। आर्टिकल 356 से पहले आर्टिकल 355 संघ सरकार को राज्यों के प्रति जिम्मेदारी देता है। संघ सरकार का राज्यों के प्रति कर्तव्य, ये संघ सरकार की राज्यों के प्रति जिम्मेदारी है। आर्टिकल 355 इस जिम्मेदारी का उल्लेख करता है। क्या कहता है ये कि संघ का राज्यों के प्रति 3 कर्तव्य है। पहला, बाहरी हमलों से रक्षा करना। दूसरा, राज्यों में शांति की स्थापना सुनिश्चित करना। और राज्यों का शासन संविधान के अनुसार चले, यह सुनिश्चित करना। आर्टिकल 355 ये 3 तरीके की जिम्मेदारियां भारत सरकार को, संघ सरकार को राज्यों के प्रति देता है कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि राज्यों की बाहरी हमलों से रक्षा की जाए, राज्यों पर कोई बाहरी हमला न होने पाए। दूसरी बात, राज्यों में शांति बनी रहे, यह देखा जाए। वैसे तो शांति बनाए रखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज काम करती हैं, डीएम है, एसपी है, ये सब काम करते हैं जो राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि राज्य के पुलिस के बाहर हो जाता है कानून व्यवस्था बनाए रखना, जैसे मणिपुर में कुकी और मेतेई के बीच संघर्ष हो गया, बड़े पैमाने पर संघर्ष रहा। हम लोग जब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो वहाँ कुकी और मेतेई का संघर्ष पढ़ेंगे, इसलिए हमने केवल एग्जाम्पल देकर यहाँ छोड़ दिया, यहाँ विस्तार से इसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि बड़ी विषम परिस्थितियां थी। क्यों? क्योंकि कुकी जनजातियों ने जो हिंसा की, उनके पास हैंड ग्रेनेड थे, AK-47 राइफलें थी, यानी जितने आधुनिक हथियार हैं उन सारे आधुनिक हथियारों का उपयोग किया। कहीं से तो आए होंगे ये आधुनिक हथियार उनके पास, कहीं ना कहीं तो हथियारों की तस्करी हुई, कोई ना कोई विदेशी ताकतों ने उन्हें हथियार दिए जिसके माध्यम से इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने हिंसा की। तो कुल मिलाकर के अगर राज्यों में शांति की स्थापना सुनिश्चित करनी है तो अब इतने बड़े बड़े हथियार का प्रयोग कर रहे हैं तो राज्य की पुलिस के बस का तो है नहीं। तो ऐसी दशा में या तो केंद्रीय पुलिस बल तैनात करने होंगे, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसी टुकड़ियां, असम राइफल्स जैसी टुकड़ियां तैनात करनी पड़ेंगी, या फिर सेना लगानी पड़ेगी क्योंकि सेना के ही पास ऐसे हथियार होते हैं, पुलिस के पास तो होते नहीं। पुलिस की केवल जो स्पेशल विंग होती है उन्हें ही दिए जाते हैं स्पेशल ऑपरेशन के लिए, बाकी तो सबको मिलते नहीं। तो राज्यों में शांति बनाए रखना तो राज्यों की खुद की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर राज्यों में शांति बनाए रखने में राज्य सफल नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसी दशा में, जैसे जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में आतंकी घटनाएं हैं, देश के कुछ भागों में वाम उग्रवादी घटनाएं आज भी, जिसे नक्सली हिंसा हम लोग कहते हैं, इस तरीके की घटनाएं हैं, तो ऐसी दशा में संघ सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो राज्यों में हस्तक्षेप करे और राज्यों में शांति की स्थापना सुनिश्चित करे। तो दूसरी जिम्मेदारी। तीसरी बात, संविधान में जो प्रावधान राज्य की सरकार बनाने और चलाने के लिए निश्चित किए गए हैं उन प्रावधानों के अनुसार सरकार बनाई और चलाई जाए, यह जिम्मेदारी संघ सरकार की है कि राज्यों में संविधान का पालन होता रहे। अगर राज्यों में संविधान, अब इन सारी चीजों के लिए संघ अपनी अलग अलग व्यवस्था करता है। बाहरी हमलों से रक्षा करने के लिए सेना है, हमारे पास आर्मी है जिससे राज्यों की बाहरी हमले से रक्षा की जाती है। राज्यों में शांति की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास सीआरपीएफ जैसी फोर्सेज हैं, हम तैनाती कर देते हैं। अब राज्यों का शासन संविधान के अनुसार चले, अगर राज्य संविधान का उल्लंघन करते हैं तब क्या हो? तब आर्टिकल 356 भारत सरकार को यह अधिकार देता है कि अगर राज्यों का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो भारत सरकार राज्य का शासन अपने तरीके से चलाए, यानी राज्यों का शासन राष्ट्रपति अपने हाथ में ले ले और राज्यों का शासन राष्ट्रपति खुद चलाएगा। यह प्रावधान राष्ट्रपति शासन कहलाता है। ये तो एक बात है। दूसरी बात आर्टिकल 365 है। आर्टिकल 365 ये कहता है कि अगर संघ ने राज्यों को कोई निर्देश दिया है, संघ ने, संघ का मतलब संघ सरकार ने, यूनियन ने, सरकार लिख लो वरना आप लोग कुछ और समझ जाओगे, संघ सरकार ने राज्यों को
कोई निर्देश दिया है। कैसे निर्देश दिया जाता है, जब हम लोग संघ राज्य संबंध पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे। आर्टिकल 256 है, आर्टिकल 257 है, ऐसे आर्टिकल्स के अंतर्गत निर्देश दिए जा सकते हैं। तो जैसे आर्टिकल 256, 257 के अंतर्गत, ये हम आगे आपको बताएंगे, जब संघ राज्य संबंध पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो अगर संघ सरकार ने राज्यों को कोई निर्देश दिया है और राज्य पालन नहीं करता, तो संघ सरकार यह निष्कर्ष निकाल सकती है, यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है। यह आर्टिकल 365 है। इसका मतलब यह है कि राज्यों का शासन संविधान के अनुसार चले, ये देखना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, संघ सरकार की जिम्मेदारी है। अगर राज्य संविधान का उल्लंघन करते हैं, राज्य संविधान का पालन नहीं करते, तब राष्ट्रपति राज्यों का शासन अपने हाथ में ले लेता है। एक और दशा है, एक और कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि संघ सरकार को जिम्मेदारी दी गई है कि वह राज्य सरकारों को कोई भी दिशा निर्देश दे सकती है, कोई भी आदेश दे सकती है। अगर राज्य उसका पालन नहीं करते, राज्य उसे लागू नहीं करते, तो भारत सरकार ये मान सकती है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, राज्यों में संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है। और जब राज्यों में संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है, तो इसका मतलब यह है कि राज्यों का शासन संघ सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए, राष्ट्रपति को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। अब कैसे संघ के आदेश को राज्यों के लिए मानना बाध्यकारी है, जरूरी है? जैसे मान लो संघ सरकार ने कोई कानून बनाया, उस कानून का पालन करने के लिए राज्यों को कहा, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ना, बना। कैसा कानून है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? हम लोग नागरिकता पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाओगे कि जो समाचार पत्रों में, मीडिया में जो बहुत सारे लोग बातें कहते रहे हैं उसमें, और जो कानून के प्रावधान हैं उसमें कितना जमीन आसमान का अंतर है। यानी राजनीतिक वक्तव्यों में, वैसे भी राजनीतिक वक्तव्य हमारे अध्ययन का विषय तो होते नहीं, तो उनमें और इनमें कितना अंतर है। क्योंकि राज्य सरकारों ने मना कर दिया, हम नहीं लागू करेंगे, हम नहीं लागू करेंगे। या तो आपने सुना होगा, लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत क्या है आपको पता है? पर्दे के पीछे की हकीकत यह है कि सारे राज्य सरकारों ने इसे लागू किया है, सबने इसे अपनाया है। ऑन पेपर, ऑन पेपर सबने इसे अपनाया है, क्योंकि ऑन पेपर कोई इसको उल्लंघन कर ही नहीं सकता। क्योंकि अगर इसका उल्लंघन होगा तो भारत सरकार राज्य सरकारों को कहेगी कि भाई तुम लागू करो, और एक निर्देश दे दिया और नहीं लागू किया तो राज्य की सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा और वहां राष्ट्र शासन लागू हो जाएगा। ऐसी दिशा में जो राज्य सरकारें अक्सर ये कहती हैं कि भाई संघ ने, योजनाओं वगैरह की बात अलग है कि कार्यक्रम योजनाओं की अवहेलना कर दी जाए, लेकिन कानून अगर बना दिया गया तो कानून का उल्लंघन तो किया नहीं जा सकता। तो अगर संसद ने कोई कानून बना दिया और भारत सरकार ने कहा कि भाई ये कानून पूरे देश में लागू होना है, और कुछ राज्य विरोध कर देंगे, नहीं हम तो नहीं लागू करेंगे, तो समझ लीजिए कि ये विरोध केवल आपको दिखाने के लिए है, आपको भड़काने के लिए है, आपको बहकाने के लिए है। इसमें कानूनी तत्व नहीं है, क्योंकि कानूनन राज्य उन कानूनों को लागू करने के लिए बाध्य हैं, और चुपचाप कागजों में वो उसे लागू भी कर रहे होते हैं, लेकिन आपको मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं कि मैं विरोध कर रहा हूं, मैं लागू नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं वो नहीं होने दूंगा। क्योंकि राजनेताओं का दोहरा चरित्र है, दोहरी बातें हैं, दोहरे मापदंड है। तो ऐसी दशा में वो इस प्रकार की दोहरी बातें आपसे करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो उन कानूनों का पालन करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो मामला बहुत गंभीर हो जाएगा, राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल माना जा सकता है। आर्टिकल 365 ये अधिकार भारत सरकार को देता है। कुल मिलाकर के अगर हम ये कहें कि राज्यों का शासन राज्य संविधान के अनुसार नहीं चला रहे हैं, संविधान में जो प्रावधान लिखे गए हैं, राज्य की सरकारें संविधान के उन प्रावधानों का पालन करते हुए काम नहीं कर रही हैं, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राज्यों का शासन नष्ट कर दे और राज्यों का शासन अपने हाथ में ले ले। इसी को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो इस शब्द का प्रयोग नहीं है। आर्टिकल 356 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए, यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए, संतुष्ट हो जाए, राष्ट्रपति सेटिस्फाई हो जाए, यानी राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है समाधान हो जाए। तो यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, यानी राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि राज्यों का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, नहीं चल रहा है, या राज्य में संविधान का उल्लंघन हो रहा है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? राष्ट्रपति को समाधान कैसे हो जाए? राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर, राज्यपाल रिपोर्ट दे, राज्यपाल की रिपोर्ट से, राज्यपाल की रिपोर्ट से, या अन्यथा। कैसे राष्ट्रपति को पता चलेगा कि राज्यों का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है? या तो राज्यपाल इस बात की रिपोर्ट राष्ट्रपति को करे, राज्यपाल राष्ट्रपति को बताए कि हमारे राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, राज्य का मुख्यमंत्री संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। पहली बात। अगर राज्यपाल ने रिपोर्ट नहीं दी है, राष्ट्रपति को दूसरे अन्य रिपोर्ट या दूसरे साधनों से पता लग जाए कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, राज्य में संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, तब तो राष्ट्रपति घोषणा कर सकेगा, घोषणा कर सकता है कि राज्य सरकार की समस्त शक्तियां उसके द्वारा प्रयोग की जाएंगी,
तो राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि राज्य सरकार की समस्त शक्तियां, राज्य सरकार की सारी पावर अब उसके द्वारा प्रयोग की जाएंगी, यानी राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग की जाएंगी। जब राज्य सरकार की सारी शक्तियां उसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग की जाएंगी, तो इसी को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। यानी जो अब शासन है वो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाएगा। अब राज्यों का शासन राष्ट्रपति के माध्यम से चलेगा, राज्यों का शासन राष्ट्रपति के माध्यम से चलेगा, यानी राष्ट्रपति ही राज्यों का शासन चलाएगा। तो आर्टिकल 356 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि अगर राज्यों में शासन मुख्यमंत्री संविधान के अनुसार नहीं चला रहा है तो राज्य का शासन राष्ट्रपति अपने हाथ में ले ले। इसी को राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। अब कैसे राष्ट्रपति शासन लागू होता है? उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, जाहिर सी बात है। और जब राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा करेगा तो निश्चित रूप से यह मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति विवेक से कोई कार्य नहीं करेगा, राष्ट्रपति विवेक से कोई कार्य नहीं करेगा, तो मंत्रिपरिषद के परामर्श से करेगा। लेकिन अब यहाँ पर जैसा कि हमने जब आर्टिकल 352 आपको पढ़ाया, राष्ट्रीय आपात पढ़ाया, तो हमने राष्ट्रीय आपात में बताया था, लिखाया है कि राष्ट्रीय आपात तब लागू किया जाता है जब प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को परामर्श दे, ऐसा हम लोगों ने लिखा है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई शर्त नहीं है, यहाँ लिखित परामर्श देना जरूरी नहीं है, मौखिक परामर्श से ही काम चल जाएगा। यहाँ पूरे मंत्रिमंडल का परामर्श पर हस्ताक्षर होना जरूरी नहीं है, यहाँ प्रधानमंत्री अकेले बता देगा, काम चल जाएगा। तो यहाँ जो परामर्श है वो आर्टिकल 74 जैसा है, वो आर्टिकल 352 जैसा रिटन लिखित परामर्श देना जरूरी नहीं होता, यहाँ उसकी शर्त नहीं होती, वो शर्त केवल 352 के लिए लगाई गई है। अब कब तक लागू होगा, समयावधि क्या होगी? प्रारंभ में 2 माह के लिए लागू होगा। प्रारंभ में 2 महीने के लिए लागू होगा, शुरू में 2 महीने के लिए लागू होगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जब राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात हम लोगों ने पढ़ा था कि शुरू में 1 महीने के लिए लागू हुआ था। लेकिन जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन शुरू में 1 माह के बजाय 2 महीने के लिए लागू होता है। तो प्रारंभ में ये 2 महीने के लिए लागू होगा समय। लेकिन इसे 2 महीने के भीतर संसद का अनुमोदन चाहिए, यानी संसद इसे पारित कर देगी, पास कर देगी, तब इसे आगे बढ़ाया जा सकेगा। संसद के अनुमोदन से इसे 6 माह के लिए लागू होगा। और संसद का अनुमोदन यहां कैसे होगा? साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत हम लोग पिछले टर्न पे समझ चुके हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत हम लोगों ने समझा है। जबकि राष्ट्रीय आपात लागू करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत थी, विशेष बहुमत की जरूरत थी। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए केवल और केवल साधारण बहुमत की जरूरत है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो संसद के अनुमोदन से इसे 6 माह के लिए लागू किया जाएगा। पुनः अनुमोदन से, यानी फिर से संसद पारित करेगी, तो अग्रिम 6 माह के लिए लागू होगा। अब जब राष्ट्रीय आपात हम लोगों ने पढ़ा था तो उसे चाहे जितने समय के लिए 6-6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता था, ये हम लोगों ने पढ़ा है कि संसद 6-6 महीने के लिए अनुमोदन करके, यानी पारित करके, जब तक चाहे तब तक बढ़ा सकती है, लेकिन विशेष बहुमत से पारित करती है। राष्ट्रपति शासन केवल साधारण बहुमत से पारित होता है, और साधारण बहुमत से पारित होकर के अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। पहली बार में 6 महीने के लिए बढ़ सकता है, फिर जब संसद इसे पारित कर देगी तो फिर 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा, यानी 6-6 महीने मिलाकर के कुल 1 साल। 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद यह तभी आगे बढ़ाया जाएगा जब, यानी यहां कंडीशन ज्यादा कठिन है, इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा दुरुपयोग इसी का होता रहा है। तो यहां एक बार 6 महीने के लिए, फिर अगली बार 6 महीने के लिए, और 6-6 महीने करके टोटल 1 साल हो गए। अब 1 वर्ष के बाद यह तभी आगे बढ़ाया जाएगा जब राज्य में आपातकाल लागू हो। आपातकाल का मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 के अधीन। और दूसरा, और निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे, इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट दे, प्रमाणित करे, निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे कि राज्य में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। अगर ये 2 शर्तें पूरी होंगी, अगर ये 2 शर्तें पूरी होंगी कि पहला आपातकाल लागू हो और दूसरा निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित करे कि राज्य में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है, अगर ये शर्तें पूरी होंगी तभी आगे बढ़ाया जाएगा, तभी आगे बढ़ाया जाएगा। अगर ये शर्त पूरी नहीं होती, अगर ये शर्त पूरी नहीं होती तो राष्ट्रपति शासन 1 साल से ज्यादा लागू नहीं हो सकता, 1 साल से ज्यादा लागू नहीं हो सकता। अगर ये शर्तें पूरी होंगी तभी राष्ट्रपति शासन 1 साल से ज्यादा बढ़ेगा, और 1 साल से ज्यादा बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? उपर्युक्त 1 वर्ष के बाद यह तभी आगे बढ़ाया जाएगा जब ये 2 शर्तें लागू हों, और 6-6 माह की अवधि में लागू करते हुए अधिकतम 4 बार, यानी 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। बस, इससे ज्यादा नहीं। यानी अगर ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, आपातकाल लागू है और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है,
तब इन 2 दशाओं में आपातकाल अगले 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। यही कंडीशन कंटिन्यू करेगी तो फिर अगले 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। यही कंडीशन फिर कंटिन्यू करेगी तो फिर अगले 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। यही कंडीशन फिर कंटिन्यू करेगी तो फिर अगले 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। इस तरीके से 6-6 महीने का 6-6 महीने के स्पेल में 6-6 महीने के टुकड़े में 4 बार, यानी कुल अधिकतम 2 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। तो 1 वर्ष पहले, 1 साल पहले और 1 साल के बाद मैक्सिमम 2 साल, यानी कुल अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि अब मैक्सिमम हो सकती है तो 1+2 यानी 3 ईयर हो सकती है। और 1 ईयर से ज्यादा तभी होगी जब ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि किसी भी राज्य में अब 1+2 यानी 3 वर्ष हो सकती है। 1+2 इसलिए क्योंकि 1 साल बिना किसी शर्त के और 2 साल आपातकाल की शर्त के आधार पर, मैक्सिमम 3 वर्ष हो सकता है। लेकिन पंजाब इसका अपवाद है, क्योंकि ये सब प्रावधान समय समय पर संविधान संशोधनों के माध्यम से शामिल किए गए हैं जिससे इसका दुरुपयोग रोका जा सके। क्योंकि पंजाब में 1980 के दशक में स्थितियां बहुत विषम थीं। पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद चरम पर था और खालिस्तानी आतंकवाद के चरम पर होने के कारण पंजाब की स्थिति बहुत विषम थी, बहुत बुरी थी। इसलिए पंजाब के लिए राष्ट्रपति शासन के लिए मैक्सिमम 3 वर्ष की सीमा नहीं रखी गई है। तो वो अभी भी वो बात चली आ रही है, वो प्रावधान चले आ रहे हैं। तो ये राष्ट्रपति शासन कैसे लागू किया जा सकता है, हम लोगों ने चर्चा की कि राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा, मंत्रिपरिषद के परामर्श से करेगा, कोई लिखित परामर्श वगैरह जरूरी नहीं है। और जैसे ही लागू होगा शुरू में 2 महीने के लिए संसद अनुमोदन कर देगी तो 6 महीने तक लागू हो जाएगा। अनुमोदन करने के बाद अगले अगर फिर से अनुमोदन किया जाएगा तो फिर से 6 महीने के लिए लागू हो जाएगा। लेकिन 1 साल के बाद तभी लागू होगा जब राष्ट्रीय आपात लागू हो और निर्वाचन आयोग कहे कि भाई हम चुनाव नहीं करा सकते, तभी आगे बढ़ेगा। और जब भी आगे बढ़ाया जाएगा तो केवल 6-6 माह के टुकड़े में आगे बढ़ेगा और 6-6 माह के टुकड़े में आगे बढ़ते हुए मैक्सिमम 2 साल। अब मान लो जैसे राष्ट्रपति शासन लागू किया गया वैसे लोकसभा भंग हो गई, जैसे राष्ट्रपति शासन लागू किया गया वैसे लोकसभा भंग हो गई, तब संसद कैसे पारित करेगी? तब फिर अगर राज्यसभा पारित कर देगी साधारण बहुमत से तो ये लागू माना जाएगा। और जैसे ही लोकसभा का चुनाव होगा और लोकसभा की बैठक शुरू होगी वैसे ही 1 महीने के भीतर लोकसभा के द्वारा इसे पारित करना होगा, तब ये कंटिन्यू होगा, अन्यथा खत्म हो जाएगा। तो वो ज्यादा जटिल कंडीशन है जो मैंने अभी बताई। अब इसका प्रभाव क्या होता है? वापस लेना, कैसे वापस लिया जा सकता है? इसके वापस लेने में कोई शर्त नहीं है। जैसे वहां तो 1-2 शर्त हम लोगों ने पढ़ी भी थी, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, किसी भी समय। राष्ट्रपति जब चाहे तो किसी भी समय उद्घोषणा करके कि भाई आज से राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा और उद्घोषणा करके राष्ट्रपति शासन को वापस ले सकता है। तो ये राष्ट्रपति शासन लागू करने और राष्ट्रपति शासन को वापस लेने का तरीका है। यानी जैसे ही राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू होगा, जो राज्य की सरकार है वो काम करना बंद कर देगी। तो क्या प्रभाव होगा इसका, हम लोग अब इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। पहली बात, इसका जो अनिवार्य प्रभाव है, राष्ट्रपति शासन का मतलब यह है कि अब राज्य का शासन राष्ट्रपति चलाएगा, इसी को कहेंगे राष्ट्रपति शासन। तो राज्य का शासन तो मुख्यमंत्री चलाता है, राज्य में तो मुख्यमंत्री होता है, वही निर्णय लेता है। तो इसका मतलब यह है कि अब मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री का पद खत्म कर दिया जाएगा। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होगा इसको कहेंगे राज्य की सरकार बर्खास्त हो जाएगी, यानी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी, मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। कब तक? जब तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। तो जो इसका अनिवार्य प्रभाव है, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है, वो ये है कि जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होगा, पहला, राज्य सरकार का विघटन हो जाएगा, या राज्य की मंत्रिपरिषद लिख दें, ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। राज्य की मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा। राज्य की मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि राज्य की मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी। अब मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, अब मंत्री नहीं रहेंगे, अब राज्य की सरकार बिना मुख्यमंत्री और मंत्री के काम करेगी। इसका मतलब यह है, तो राज्य की मंत्रिपरिषद का, जिसमें मुख्यमंत्री और सारे मंत्री आते हैं, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। विघटन होने का अर्थ होता है, चूंकि क्वेश्चंस में ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैं लिखने में ऐसे ही शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन समझा दे रहा हूं मैं इसका अर्थ क्या होता है। मैंने बताया कि विघटन होने का मतलब है कि राज्य की मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, अर्थात उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब मुख्यमंत्री और मंत्री राज्य में नहीं रहेंगे, अब राष्ट्रपति शासन चलाएगा, मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं। तो राज्य की मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा। दूसरी बात, राज्य का शासन राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल द्वारा चलाया जाएगा। अब जो राज्य का शासन है, अब जब मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, मंत्री नहीं रहेगा, तो राज्य की सरकार चलाएगा कौन? क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में तो हमने पढ़ा कि भाई राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया है, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। तो जब राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता तो राज्य का शासन कैसे चलेगा? तो अब मुख्यमंत्री की जगह राज्यपाल हो जाएगा और राज्यपाल ही वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करने लगेगा जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो राज्य की सरकार राज्यपाल के माध्यम से चलाई जाने लगेगी। लेकिन वास्तव में तो शासन राष्ट्रपति को चलाना है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन है, ये प्रेसिडेंट्स रूल है, गवर्नर रूल तो है नहीं। तो राज्यपाल यहाँ राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है, ऐसी दशा में, सामान्य दशा में नहीं, लेकिन ऐसी दशा में राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है और वह राष्ट्रपति की ओर से राज्य का शासन चलाने लगता है, राष्ट्रपति की ओर से राज्य का शासन चलाने लगता है। तीसरी बात, राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, जरूरी नहीं करेगा।
ये ऑप्शनल है, ये वैकल्पिक है उसके लिए, ये अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य यही दोनों है, पहला दूसरा अनिवार्य है कि जैसे राष्ट्रपति शासन लागू होगा ये अनिवार्य परिणाम है कि भाई राज्य की मंत्रिपरिषद खत्म हो जाएगी और राज्य का शासन राष्ट्रपति चलाएगा। लेकिन ये विकल्प है कि वो राज्य की विधानसभा भंग कर सके। अगर वो राज्य की विधानसभा नहीं भंग करता है तो विधानसभा रहेगी। विधानसभा वैसे ही होती है जैसे केंद्र में संसद होती है, लोकसभा होती है कानून बनाने के लिए, पहल करने के लिए, चर्चा करने के लिए। ऐसे राज्यों में राज्य विधानमंडल होते हैं, उसमें एक सदन विधानसभा होती है, जैसे केंद्र में लोकसभा जिसके लिए अभी चुनाव हुए जून में, वैसे ही राज्यों में विधानसभा होती है। तो राष्ट्रपति राज्यों की विधानसभा को भंग कर सकता है, जरूरी नहीं है करे। ध्यान रखना, विकल्पों में ये शामिल कर देते हैं कभी कभी, तो आपके लिए कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूज मत करना, विधानसभा भंग करना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। जहां आवश्यक है हमने लिख दिया हो जाएगा, हो जाएगा, इसका मतलब ये आवश्यक है। जहां आवश्यक नहीं है हमने लिखा कर सकता है, ऐसा हो सकता है। तो राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, जरूरी नहीं है कि करे, आवश्यक नहीं है कि करे। यदि विधानसभा भंग की गई है, यदि विधानसभा भंग की गई है, अगर नहीं है भंग तब तो विधानसभा सारे काम करेगी, लेकिन अगर विधानसभा भंग की गई है तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी या राष्ट्रपति को अधिकार देगी। अब मान लो राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई और राज्य के लिए कानून बनाना है, तो कानून कौन बनाएगा? तब संसद राज्य के लिए सारे कानून बनाएगी। राज्य के लिए, राज्य सूची के बजाय मैं लिख दूं राज्य के लिए, ऐसे कर दें, तब संसद राज्य के लिए कानून बनाएगी। तब संसद राज्य के लिए कानून बनाएगी। अगर राज्य की विधानसभा भंग है तो राज्य के लिए कानून बनाने का काम संसद करेगी। और मान लो अगर संसद भी, क्योंकि संसद की बैठकें भी रेगुलर तो चलती नहीं है और कानून बनाना जरूरी है, तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया जा सकता है, संसदीय अधिकार राष्ट्रपति को दे देगी कि राष्ट्रपति ही कानून बना सकता है राज्य के लिए। और ऐसे कानून जो लागू किए जाएंगे, हमने आपातकाल में पढ़ा था कि आपातकाल के दौरान जो कानून बनाए जाते हैं संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय पर, वो केवल आपातकाल के दौरान लागू होते हैं और उसके बाद भी 6 महीने तक लागू रह सकते हैं। आपातकाल के खत्म होने के बाद भी 6 महीने तक लागू रह सकते हैं, बस इतनी अवधि होती है, इतनी सीमा होती है, उसके अलावा नहीं। लेकिन इस दौरान जो कानून बनाए जाते हैं, यानी जब राष्ट्रपति शासन लागू है, तो राष्ट्रपति शासन के दौरान जो कानून बनाए जाते हैं वे कानून जब तक राष्ट्रपति शासन लागू है तब तक भी लागू रहेंगे और उसके बाद भी हमेशा के लिए लागू रहेंगे। हमेशा के लिए लागू रहते हैं, उनके लागू करने की कोई अवधि नहीं होती, वो हमेशा के लिए लागू होते हैं। हाँ, अगर राज्यों की विधानसभा गठित होने के बाद राज्य की विधानसभा को लगता है कि इन कानूनों को कंटिन्यू करना ठीक नहीं है, तो राज्य की विधानसभा आगे चलकर उसको रद्द कर सकती है। राज्य की विधानसभा उसको आगे चलकर रद्द कर सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। तो यदि विधानसभा भंग की गई है तो संसद राज्य के लिए कानून बनाएगी या राष्ट्रपति को अधिकार देगी। ऐसे कानून राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने के बाद भी लागू रहेंगे, कोई समय सीमा नहीं है, हमेशा के लिए लागू रहेंगे। ऐसे कानून राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने के बाद भी लागू रहेंगे। कब तक? कोई समय सीमा नहीं है, जब तक राज्य में चाहे, आगे चलकर के विधानसभा चाहे तो उसमें कोई चेंज कर सकती है, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं, ये कानून लागू रहेंगे। इसका मतलब यह है कि राज्य के जितने विधायी काम है सब संसद करेगी। जैसे अब राज्य में मान लो राष्ट्रपति शासन लग गया, राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया और बजट पारित करना था, तो बजट तो विधायिका ही पारित करती है। जैसे अभी देखो भारत सरकार का बजट पारित हो रहा था, संसद कर रही थी, तो ऐसे राज्य सरकारों का जो बजट है वो राज्य का विधानमंडल पारित करता है। तो अगर मान लो राज्य की विधानसभा भंग हो गई तो संसद ही राज्यों का बजट भी पारित करेगी, राज्यों का बजट भी संसद ही पारित करेगी। फिर लोकसभा मंगा लेगी और लोकसभा राज्यों को बजट पारित करने के लिए पूरी पहल करेगी, जैसे राज्यों में विधानसभा करते हैं। तो सारी राज्य की जो विधायी जिम्मेदारी है वो यहाँ संसद के द्वारा किए जाएंगे। तो इस दौरान बजट भी संसद ही पारित करेगी। आप राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का बजट संसद द्वारा पारित होगा, संसद द्वारा पारित होगा। ये सब राष्ट्रपति शासन के प्रभाव हैं। अब जब भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति शासन का जुडिशरी पर, न्यायपालिका पर कोई इंपैक्ट नहीं होता, न्यायपालिका पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मूलाधिकारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इन सारी चीजों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम लोगों ने राष्ट्रीय आपात में पढ़ा था कि मूलाधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है हम लोगों ने आपको समझाया था। राष्ट्रपति शासन का मूल अधिकार उच्च न्यायालय पर कोई प्रभाव नहीं होगा, न्यायपालिका पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी आपात हो, मूलाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि मूलाधिकार पर प्रभाव पड़ता है जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तब, लेकिन राष्ट्रपति शासन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब राष्ट्रपति शासन की समीक्षा हम लोग लिख लेते हैं इसको। हमने बताया कि सबसे ज्यादा बार दुरुपयोग हुआ है, लेकिन जब से एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है तब से अब दुरुपयोग की संभावना खत्म हो गई है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कहा हम इसकी जांच कर सकते हैं। अन्यथा पहले खूब मिसयूज होता रहा, पहले खूब दुरुपयोग होता रहा राष्ट्रपति शासन का। तो समीक्षा लिख लो जरा इसकी, लिखो। संविधान
लागू होने के पश्चात, संविधान लागू होने के पश्चात, संविधान लागू होने के पश्चात सर्वाधिक दुरुपयोग राष्ट्रपति शासन का किया गया है। सर्वाधिक दुरुपयोग राष्ट्रपति शासन का किया गया है अब तक, यानी अभी 2024 तक। अब तक 134 टाइम्स, 134 बार, अब तक 134 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। अब तक 134 बार, 134 टाइम्स राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। अब तक 134 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। अधिकांश अवसरों पर, अधिकांश अवसरों पर राजनीतिक आधार पर, अधिकांश अवसरों पर राजनीतिक आधार पर इसका दुरुपयोग भी किया गया है। अधिकांश अवसरों पर राजनीतिक आधार पर इसका दुरुपयोग भी किया गया है। यही कारण है कि एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में, 1994 का जजमेंट है, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह राष्ट्रपति शासन के निर्णय की जांच कर सकता है। यानी उसको लिख लो न्यायिक पुनर्विलोकन, उसको कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन, जांच करने को न्यायिक पुनर्विलोकन, जांच कर सकता है। और यदि इसे गलत आधारों पर लागू किया गया है, और यदि इसे गलत आधारों पर लागू किया गया है तो इसे रद्द किया जा सकता है। और यदि इसे गलत आधारों पर लागू किया गया है तो इसे रद्द किया जा सकता है। न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात, न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग में कमी आई है। न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग में कमी आई है। तो ये हो गया प्रेसिडेंट रूल के बारे में। अब अगला जो आपात है वह है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीन आपातकालीन शक्तियों की चर्चा हम लोगों ने की थी कि भाई एक नेशनल इमरजेंसी लागू होता है, एक राष्ट्रीय आपात लागू होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, और तीसरा वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो सकती है। तीन तरीके के आपातकाल का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। दो प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग हम लोगों ने पढ़ लिया, कब कब प्रयोग किया गया हमने ये भी आपको बताया, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रयोग अब तक कभी नहीं किया गया है। ये एकमात्र ऐसा आपातकाल है जिसका प्रयोग अभी तक कभी नहीं किया गया, और ये अच्छी बात है कि इसका प्रयोग ना हो, क्योंकि वित्तीय आपात का मतलब है कि वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई हमारी, तो ऐसी दशा ना आवे तो बेहतर है, एक बात। और दूसरी बात, अब तो हम विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की ओर है, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की ओर है, तो हमारी तो अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। हम चाहेंगे कि दिन प्रतिदिन, डे बाई डे वो और मजबूत हो, तो ऐसा संकट ना आवे तो अच्छी बात होगी। तो फिलहाल फाइनेंशियल इमरजेंसी कैसे लागू होती है, कैसे आगे बढ़ाई जाती है, इन सारी बातों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जाहिर सी बात है राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी। आधार, कब राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा, जब देश में या उसके किसी भाग में, पूरे देश में या पूरे देश में नहीं तो देश के किसी भी भाग में, किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी हिस्से में वित्तीय स्थिरता, वित्तीय अस्थायित्व या वित्तीय साख, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल क्रेडिट को खतरा हो, उसको संकट हो, तभी लागू किया जाएगा। देश के किसी भाग में या देश में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हो, वित्तीय अस्थिरता हो। वित्तीय अस्थिरता का मतलब है कि मांग और पूर्ति पूरी तरीके से असंतुलित हो गई हो, आपकी जो इनकम है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो, जो निवेश है वो आना बंद हो गया हो, बहुत सारी चीज़ें, हमारा निर्यात ठप पड़ने लगा हो, हम आयात पर निर्भर हो गए हों, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो पूरी तरीके से ठप पड़ जाए, केवल हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हो जाएं। तो जो हमारी एक वित्तीय स्थिरता आज बनी है, जिसके साथ हम दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं, अगर हमारी ये वित्तीय स्थिरता खत्म हो जाए, या देश में ना खत्म हो, किसी राज्य में खत्म हो जाए, और वहाँ की अर्थव्यवस्था एकदम नष्ट हो जाए,
तो अगर वित्तीय अस्थायित्व को खतरा हो जाए तब राष्ट्र शासन लागू किया जा सकता है। दूसरी बात, हमारी जो फाइनेंशियल क्रेडिट है, हमारी जो वित्तीय साख है, हमारी वित्तीय साख को खतरा हो जाए, यानी हमारी ऋण लेने की क्षमता खत्म हो जाए, हमारी ऋण अदायगी की क्षमता खत्म हो जाए। जैसे अभी देखो, श्रीलंका ने चीन से बहुत उधार ले लिया, इतना ज़्यादा ले लिया कि वह चीन को उधार दे नहीं पाया। नतीजा ये हुआ कि चीन ने वहाँ के हैबनटोटा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, और भी कुछ एक बंदरगाहों पर कब्जा करने की नीयत रखी, लेकिन फिलहाल नहीं दिया गया, भारत ने सपोर्ट कर दिया, और श्रीलंका की इकोनॉमी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, पूरी तरीके से नष्ट हो गई। तो यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि हम भी, हमारे पास इतना पैसा ना हो कि हमने दूसरों से जो उधार लिया है, अब जब कैसे, जैसे आप मान लो बैंक से कोई उधार लेते हो तो आप ईएमआई चुकाते हो ना, ब्याज तो चुकाते ही हो, थोड़ा बहुत मूलधन भी जाता रहता है। तो ऐसे जब हम विश्व बैंक से उधार लेते हैं, किसी दूसरे देश से उधार लेते हैं, तो हमें हर महीने उसकी किस्त तो देनी ही पड़ती है, ब्याज देना होगा, थोड़ा बहुत मूलधन वापस करना होगा, नहीं तो ब्याज जाता रहेगा, मूलधन आगे दे देंगे। वो वापसी तो हमारी जरूरी ही होती है, लेकिन मान लो हमारे पास इतना पैसा भी ना बचे कि हमने जो उधार लिया है हम उसकी ब्याज अदायगी भी कर पाए, मूलधन तो बात की बात है। तो अगर हमारी ऋण क्षमता, ऋण लेने की क्षमता, ऋण अदायगी की क्षमता खत्म हो जाए, प्रभावित हो जाए, यानी पूरी तरीके, ये स्थितियां तब होती हैं जब वित्तीय व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, चौपट हो जाए जिसे कहते हैं। तो अगर इस तरीके की स्थितियां देश में उत्पन्न हो जाएं, तभी वित्तीय आपात लागू होगा। तो अच्छी बात यह है कि हमारे देश में ऐसी कंडीशन नहीं आई है आज तक, और ईश्वर करे कभी ना आए, और लगता है कि भविष्य में आएगी भी नहीं, क्योंकि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की बनने जा रहे हैं। हालांकि भारत के आसपास जो अन्य देश आज़ाद हुए, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द फूल्स, बाय द फूल्स एंड फॉर द फूल्स। लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है, मूर्खों के लिए है और मूर्खों के द्वारा है, ये बांग्लादेश ने साबित कर दिया, ये बांग्लादेश ने सिद्ध कर दिया। डेमोक्रेसी के आलोचक कहते हैं डेमोक्रेसी के बारे में ये बात, वैसे तो डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों की सरकार है, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा है, ये तो लोकतंत्र की सही परिभाषा है। लेकिन जो लोकतंत्र के आलोचक हैं वो कहते हैं इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द फूल्स, फॉर द फूल्स एंड बाय द फूल्स। अब ये जो आलोचना है ये वहां साबित हो गई, बांग्लादेश में साबित हो गई, पाकिस्तान में साबित हो गई, मालदीव में साबित हो गई, तो इन सब जगहों में, नेपाल में साबित हो गई। तो इन सब जगहों पर जो डेमोक्रेसी के माध्यम से सरकारें चुनी गई, उन्होंने आत्मघाती सरकारें चुनी हैं, यानी ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने सरकारों के मुखिया के रूप में समय समय पर चुना जो उन्हीं के लिए नुकसानदेह रहे। जैसे नेपाल सांस्कृतिक रूप से बड़ा समृद्ध राष्ट्र रहा, लेकिन आज नेपाल की संस्कृति नष्ट होने के कगार पर है। क्यों? क्योंकि वहां ऐसे प्रधानमंत्री चुन लिए जाते हैं। अभी भी सत्ता के उठापटक के बाद फिर से केपी शर्मा ओली वहां का प्रधानमंत्री बन गया, और वो बेहद, अब मैं क्या कहूँ, किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष पर कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, नेपाली संस्कृति को बचाए रखने के लिए, नेपाली अस्मिता को बचाए रखने के लिए बेहद लापरवाह व्यक्ति है। वो केवल और केवल चीन का एजेंट है नेपाल में, वो नेपाल में चीन का एजेंट है। और मजे की बात यह है कि नेपाल की जनता को यह बात समझ में नहीं आती, नेपाल की जनता को यह बात समझ में नहीं आती, आएगी समझ में जब उनकी हालत पाकिस्तान जैसी हो जाएगी तब। लेकिन वही बात है कि तब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत, वही स्थिति है। तो अगर नेपाल के लोगों को पहले अकल आ जाएगी तो केपी शर्मा ओली जैसे लोगों को वो प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, ऐसे लोगों को चुनकर भी नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर नहीं अकल आएगी तो फिर ऐसे लोग चुनकर आते रहेंगे और नेपाल भी पाकिस्तान बनने की राह पर आगे जाता रहेगा। तो हमेशा जब, इसीलिए डेमोक्रेसी में जो ताकत है वो लोगों के हाथ में होती है। हमारे यहाँ भी हम कुछ ऐसे नेताओं को चुनकर भेजते हैं। अभी देखो, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे नेता हैं जो इस बात को कहने लगे कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति आने वाली है। अरे कहाँ आने वाली है भाई? ऐसी तो दूर दूर तक हमारे यहाँ परिस्थिति नहीं, और तुम्हें लगता है तो फिर चलो तुम्हें बताते हैं कि कैसे लगता है। ऐसे नेताओं को तो समझाने की जरूरत है, ढंग से समझाने की जरूरत है, पुलिसिया तरीके से समझाने की जरूरत है। लेकिन अब जनता भी गजब है, जनता भी ऐसे ऐसे नेताओं को चुन करके भेज देती है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू तरीके से चल रही है, अच्छे तरीके से चल रही है, उसको भी नष्ट करने वाली बातें करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अन्य देशों में ही हमने एग्जाम्पल दिया, हमारे देश में भी ऐसे नासूर हैं, हमारे देश में भी ऐसे नासूर छिपे हुए हैं, और वो चुनकर लोकसभा राज्यसभा में भी पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश की जनता ने ऐसे लोगों को छोड़ दिया ना, चुनकर भेजा है। ऐसे लोगों को भी चुनकर हम भेजते हैं जो आतंकियों के समर्थक है, खुलकर आतंकियों का समर्थन करते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री बनते हैं तो आतंकियों के ऊपर से सारे मुकदमे वापस ले लेते हैं, कह देते हैं 350 आतंकी जेल में बंद, सबको बाहर रिहा कर दो। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे ऐसे लोग राज्यों के मुख्यमंत्री बने हैं और आज भी लाखों वोट पाते हैं, आज भी लाखों वोट पाते हैं जाति के नाम पर, तब ऐसे संकीर्ण आधारों के नाम पर। तो केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान में ही ऐसे नासूर छिपे हुए नहीं है, ऐसे गद्दार और ऐसे नासूर हमारे देश में भी छिपे हुए हैं। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि एक बड़ा जो जनमत है, एक जो बड़ी जनसंख्या है, वो ठीक है, वो समझदार है, तो व्यवस्था चल रही है। जहां ऐसे लोगों को मौका मिल जाएगा, जहां ऐसे लोग प्रभावी हो जाएंगे, वहां हमारी व्यवस्था भी डिरेल हो जाएगी, वहां हमारी व्यवस्था में भी गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है भविष्य में इक्के दिक्के लोग ऐसे चुनकर भले आ रहे हैं, लेकिन भविष्य में ऐसे लोगों को हम ज़्यादा महत्व ना दें, ऐसे लोग सत्ता ना संभालने पाए, ये देखना हमारी भी जिम्मेदारी है, ये सुनिश्चित करना हमारी भी जिम्मेदारी है। वरना हम भी पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने की राह पर चल देंगे, क्योंकि अगर ऐसे लोग सत्ता में आ जाएंगे तो डेमोक्रेसी में, इसीलिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी में जो सारी शक्ति है, सारी पावर है, वो लोगों के हाथ में होती है, लोगों के हाथ में होती है। लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। अमेरिका के इशारे पर बांग्लादेश में गेम खेल दिया अमेरिका ने, अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने वहाँ नेटवर्क फैलाया, और उस नेटवर्क के माध्यम से वहाँ पर सब कुछ पूरा गणित ही चेंज हो गया। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने गेम खेला, और वहाँ के स्थानीय जो युवा हैं, तथाकथित छात्र नेता हैं, कहने के लिए वो छात्र नेता हैं, लेकिन मैं तो उन्हें ना समझ मानता हूँ, एक ऐसा गेम प्लान हुआ जिससे बांग्लादेश की पूरी व्यवस्था ही नष्ट हो गई, जबकि बांग्लादेश सबसे अच्छे तरीके, साउथ एशिया में बहुत तेजी से तरक्की करने वाले देशों में शामिल हो गया था। एनीवे, तो मैं वित्तीय स्थायित्व की बात कर रहा था कि देश या उसके किसी भी भाग में वित्तीय अस्थायित्व और वित्तीय साख को अगर खतरा हो जाए तब राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकता है। हमारे देश में ऐसी कभी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, और हमने बताया अगर हम चाहेंगे तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी, क्योंकि
लोकतंत्र में सारी शक्ति हमारे हाथों में नहीं है। हम तय करते हैं कौन सरकार बनाएगा, कौन सरकार चलाएगा, ये हम पर निर्भर करता है। तो समयावधि प्रारंभ में 2 माह के लिए लागू होगी और संसद के अनुमोदन से, संसद जब अनुमोदन कर देगी समयावधि बढ़ाई जाएगी। संसद जब अप्रूव कर देगी तो पार्लियामेंट के अप्रूवल से इसकी समयावधि बढ़ा दी जाएगी, इसका टाइम बढ़ा दिया जाएगा। कितने समय के लिए कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, या जैसे हमने अब तक पढ़ा कि 6-6 महीने के टुकड़ों में लागू होगा, यहाँ वह भी शर्त नहीं है। यहाँ वह भी शर्त नहीं है क्योंकि वित्तीय व्यवस्था की बात है ना, आर्थिक व्यवस्था की बात है, तो जैसी नीड होगी उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ समयावधि आगे बढ़ाने के लिए कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, जबकि पहले वालों में हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी। संसद का जो अनुमोदन होगा वो साधारण बहुमत से होगा, साधारण बहुमत पहले पढ़ चुके हैं। वापस लेना राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वापस लिया जा सकता है। लागू करने और वापस लेने में मंत्रिपरिषद का परामर्श चाहिए, बस जहां नहीं लिखेंगे मंत्रिपरिषद का परामर्श वहां इसका मतलब वो मंत्रिपरिषद का परामर्श ही है सीधे तौर पर। तो अब तक कभी लागू नहीं हुआ। अब तक लागू नहीं हुआ, इसका प्रयोग नहीं किया गया, अभी तक फिलहाल नहीं प्रयोग किया गया, आगे भी उम्मीद है प्रयोग नहीं होगा क्योंकि हम लोग इसी तरीके से तरक्की करते रहेंगे। अब 5th है लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd बनने जा रहे हैं और फिर इसके बाद प्रयास करेंगे कि 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, अमेरिका को भी पीछे छोड़ दें। अमेरिका भी इस बात से चिंतित है, ऐसा नहीं है, इसलिए वो गेम प्लान करता रहता है सबके। इसीलिए देखो उसे लगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, भारत को भी इससे बहुत फायदा हो रहा है, भारत भी बहुत मुनाफे में है। तुरंत उसने बांग्लादेश की व्यवस्था को अस्थिर कर दिया क्योंकि उसे पता है भारत को अस्थिर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जागरूक लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ समझदार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ लीडरशिप भी बेहतर रही है, पहले भी बेहतर रही है, आज भी बेहतर है। तो उसे लगा कि भारत को अस्थिर कर पाना ठीक नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन बांग्लादेश को कर पाना संभव था। क्यों? क्योंकि कट्टरपंथी वहाँ हावी हो जाते हैं, आसानी से हावी हो जाते हैं, तो वहाँ लोगों को भड़काना बहकाना आसान है। अमेरिका ने गेम प्लान कर दिया। प्रभाव, अब इसके प्रभाव पर क्वेश्चन आते हैं। क्या प्रभाव है इसका? पहली बात कि राष्ट्रपति संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी के वेतन भत्ते में कमी करने का आदेश दे सकेगा। संघ के जितने पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी का मतलब जैसे राष्ट्रपति स्वयं है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, सीएजी हैं, तमाम पद हैं। तो इसी तरीके से राज्यों में राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, महाधिवक्ता है, तमाम पदाधिकारी हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। तो संघ के जितने पदाधिकारी हैं और राज्यों के जितने पदाधिकारी हैं, चाहे वो न्यायपालिका के न्यायाधीश ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति इन सब के वेतन भत्तों में कमी करने का आदेश दे सकता है। तो न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते में भी कमी की जा सकती है, वो अपवाद नहीं होंगे, वो एक्सेप्शन नहीं होंगे। तो वेतन भत्तों में कमी करने का आदेश दे सकता है। दूसरी बात, संघ सरकार राज्यों को वित्तीय सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दे सकती है। वित्तीय सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दे सकती है, इसका मतलब यह है कि जो हम वित्त व्यवस्था का प्रयोग करते हैं, पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं, लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, उधार लेते हैं, निवेश करते हैं, ये तमाम बातें, इन सब को पालन करने के लिए, इन सब को लागू करने के लिए जो हमारे यहाँ नियम बनाए गए हैं, जो सिद्धांत अपनाए गए हैं, अगर भारत सरकार को लगता है कि उन नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है, उन सिद्धांतों को बदलने की आवश्यकता है, तो भारत सरकार ऐसे सिद्धांतों को राज्य के लिए बदल सकती है, पूरे देश में सभी राज्यों के लिए बदल सकती है और उनका पालन कराने का आदेश जारी कर सकती है। राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकता है कि राज्य के धन विधेयक एवं वित्त विधेयक उसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाएं, पेश किए जाएं। अब धन विधेयक, वित्त विधेयक सभी राज्यों में पारित होते हैं। जैसे देखो अभी बजट पारित हुआ भारत सरकार में, तो धन विधेयक, वित्त विधेयक सब पारित हुए। धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग संसद वाले कॉलम में पढ़ेंगे। जब संसद पढ़ेंगे तो आगे इसके जस्ट बाद संसद शुरू करेंगे, तो वहाँ हम आपको विस्तार से समझाएंगे और पढ़ाएंगे। अभी आप इतना ही समझो कि धन से या वित्त से जुड़ा हुआ विधेयक है। तकनीकी अंतर क्या है अभी हम नहीं बता रहे हैं, अभी आपको आगे बताएंगे क्योंकि इसको पढ़ाने में 1 दिन लगेगा, केवल ये समझाने पढ़ाने में। तो इसको आगे इसलिए विस्तार से समझाएंगे जो तकनीकी अंतर है। लेकिन मोटा मोटा इतना समझ में आ रहा है, हाँ पैसे से जुड़ा हुआ कोई विधेयक है, विधेयक मतलब कानून बनाने का प्रारूप। तो अगर राज्य का विधानमंडल कोई धन विधेयक या वित्त विधेयक पेश करता है, पारित करता है, तो राष्ट्रपति राज्यों से यह कह सकता है कि राज्यों के जो धन विधेयक है या वित्त विधेयक है वो सब कुछ राष्ट्रपति की अनुमति के लिए पेश किया जाए। राष्ट्रपति जब अनुमति देगा तभी पारित होगा, वरना सामान्य दशाओं में राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होती। राज्यपाल अनुमति देता है और राज्यपाल की अनुमति से पारित हो जाता है। लेकिन अगर वित्तीय
आपात जैसी स्थिति है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकता है। तो ये वित्तीय आपात के प्रावधान है। इस तरीके से हम लोगों ने राष्ट्रपति की शक्तियों में आपातकालीन शक्तियों भी कंप्लीट कर ली। फाइनेंशियल इमरजेंसी लास्ट इमरजेंसी पावर थी। अब इसके बाद हम लोग राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियां, डिस्क्रिशनरी पावर्स। अब जैसे हम लोगों ने अलग अलग शक्तियों के बारे में चर्चा की कि भाई राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है, विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, आपातकालीन शक्ति है, हम लोगों ने चर्चा की, उसी तरीके से राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियों की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन ये किसी एक आर्टिकल या दो आर्टिकल में ऐसा मेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति को विवेक से कार्य करने की छूट प्रदान नहीं करता। क्योंकि हमने पहले ही लिखा है कि भाई आर्टिकल 53 कहता है राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया है, 74 कहता है उसे मंत्रिपरिषद की परामर्श पर कार्य करना होगा या प्रधानमंत्री के परामर्श पर कार्य करना होगा। तो बात खत्म हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, वो नामात्र की शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो जब राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कर ही नहीं सकता तो वो विवेक से काम कैसे करेगा? अब यहाँ विवेक का मतलब उसका खुद का विवेक, यहाँ विवेक का मतलब उसके खुद के विवेक से आशय नहीं है, बल्कि यहाँ आशय यह है, विवेकी शक्तियों का आशय यह है कि ऐसे अवसर जहां राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय के बिना काम करे। क्योंकि आर्टिकल 74 में हमने कहा कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। ये बात हमने आपको बताई। लेकिन कुछ ऐसे अवसर भी हैं जहां राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य कर लेता है। अब ऐसे अवसर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा क्लियरली मेंशन नहीं है विस्तार से, लेकिन बिखरे हुए अवसरों में कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ ऐसे अवसर हैं जहां राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की राय के काम करता है और ऐसे अवसरों को ही राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियों के नाम से जाना जाता है। तो संविधान सामान्यतः राष्ट्रपति से यह अपेक्षा नहीं करता और राष्ट्रपति को ऐसी शक्तियां नहीं देता, लेकिन फिर भी हमारा राष्ट्रपति एक कठपुतली ना रहे, हमारा राष्ट्रपति केवल रबर स्टैंप ना रहे, इसके लिए राष्ट्रपति के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं कि वह मंत्रिपरिषद के बिना, मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना वह निर्णय ले सकता है, कार्य कर सकता है। ऐसी ही शक्तियों को हम राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियां कहते हैं। तो कौन कौन से अवसर हैं एक एक करके आपको लिखाते हैं। पहले लिखो, एक लाइन लिखो जो हमने भी बताया, लिखो संविधान सामान्यतः राष्ट्रपति को विवेकी शक्तियां नहीं सौंपता। विवेकी शक्तियां नहीं सौंपता। विवेकी शक्तियों का अर्थ है, विवेकी शक्तियों का अर्थ है कि वे अवसर, विवेकी शक्तियों का अर्थ है कि वे अवसर जहां राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करे। विवेकी शक्ति का अर्थ है कि वे अवसर जहां राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करे। जहां राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करे। कुछ विशेष दशाओं में राष्ट्रपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कुछ विशेष दशाओं में राष्ट्रपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कुछ विशेष दशाओं में राष्ट्रपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये दशाएं निम्नलिखित हैं। ये दशाएं निम्नलिखित हैं। पहला लिखो, ये दशाएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, ये दशाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट, मंत्रिपरिषद की सलाह को, मंत्रिपरिषद की सलाह को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेजना। मंत्रिपरिषद की सलाह को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेजना। ये आर्टिकल 74 है। आर्टिकल 74 में हम लोगों ने पढ़ा इसे कि वो एक बार मंत्रिपरिषद के पास विचार के लिए भेज सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेजना। दूसरा पॉइंट लिखो, प्रधानमंत्री से कोई सूचना मांगना। भारत सरकार की कार्यवाही वगैरह के विषय में कोई भी सूचना मांग सकता है। प्रधानमंत्री से कोई सूचना मांगना। अगला पॉइंट लिखो, किसी मंत्री के निर्णय को, किसी मंत्री के निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष, किसी मंत्री के निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करवाने के लिए, विचार के लिए प्रस्तुत करवाने के लिए प्रधानमंत्री को निर्देश देना। प्रधानमंत्री को निर्देश देना। इसका मतलब यह है कि अगर किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है और पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, पूरी मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कह सकता है कि इस निर्णय को पूरी मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखवाओ। ऐसा कह सकता है। नॉर्मली होता नहीं है क्योंकि फिर कंट्रोवर्सी उत्पन्न होने लगती है। अगला पॉइंट लिखो, पॉकेट वीटो का प्रयोग करना। पॉकेट वीटो का प्रयोग करना, पढ़ चुके हैं पॉकेट वीटो। अगला पॉइंट लिखो, संसद के सदनों को संदेश भेजना। संसद के सदनों को संदेश भी भेज सकता है। संसद के सदनों को संदेश भेजना। अगला लिखो, जब
किसी दल को लोकसभा के चुनाव में बहुमत न मिले, जब किसी दल को लोकसभा के चुनाव में बहुमत न मिले, तब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, तब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। यानी राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है और किसी दल को लोकसभा की कुल सीटों के आधे से एक ज़्यादा सीट मिल जाती है, हमारे यहाँ 543 सीट्स हैं लोकसभा में, 272 सीट जिसे मिल जाती है, उसके नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है। ये संविधान में कहीं लिखा नहीं है, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा, लेकिन चूंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है, इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत यही परंपराएं अपनाई गई हैं। तो आप ये कह सकते हो कि यह एक संवैधानिक परंपरा है जो संविधान के प्रावधान की तरीके से मान्य है, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है। तो यह एक संवैधानिक परंपरा विकसित कर ली है हम लोगों ने कि लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलेगा उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अब मान लो किसी भी दल को 272 सीटें नहीं मिली, जैसे इस बार अभी 2024 में चुनाव हुए तो किसी भी दल को 272 सीट नहीं मिली। जो सबसे ज्यादा सीटें मिली वो बीजेपी को मिली और केवल 240 मिली, इससे ज्यादा नहीं मिली। बाकी सारे दलों को इससे कम सीटें मिली। इसके बाद कांग्रेस को मिली सबसे ज्यादा सीट, वो 99 सीट पर अटक गई। तो किसी को भी 272 आंकड़ा नहीं मिला। अब ऐसी दशा में किस दल को वो सरकार बनाने के लिए बुलाएगा, किस दल के नेता को वो प्रधानमंत्री बनाएगा, यह राष्ट्रपति का विवेक होता है। अब यहाँ पर उस पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं होते, उसकी मर्जी है वो जिसे चाहे राष्ट्रपति चुने। लेकिन क्योंकि हमने बताया कि भारत में राष्ट्रपतियों ने बड़ी गंभीरता से काम किया है, इसलिए राष्ट्रपति हमेशा ये सोचते रहे हैं कि ऐसी सरकार बनाई जाए जो स्थिर हो। हमारे राष्ट्रपति कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल के राष्ट्रपति की तरीके से काम नहीं करते रहे हैं। हमारे राष्ट्रपतियों ने हमेशा एक स्थिर सरकार बनाने का प्रयत्न किया है, जिससे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे और सुचारू तरीके से काम करती रहे। तो ये बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है राष्ट्रपतियों ने। आप पूछते ना कि भाई जब शुरू में बच्चों ने बहुत सारे कमेंट लिखे थे, जब नाम मात्र का प्रधान हटा दें, क्यों क्यों रखें, तमाम बातें, तो क्या रोल है उसका, ये बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के उदाहरण से समझ सकते हो। बांग्लादेश और पाकिस्तान के राष्ट्रपति उस तरीके की सक्षम भूमिका निभाने में सामर्थ्यवान नहीं है जैसे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, इसलिए उनकी सरकारों में अस्थिरता रही है और भारत की सरकारों में स्थिरता रही है। इसमें ज़्यादातर रोल पॉलिटिकल पार्टीज का भी रहा है, लोगों का भी रहा है, लेकिन राष्ट्रपति की भी एक भूमिका रही है जब गठबंधन सरकारें जन्म लेती हैं तब। और हमारे यहाँ गठबंधन सरकारों की शुरुआत काफ़ी पहले से हो गई। संघ सरकार में मोरारजी देसाई की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार थी। फिर 1989 से लेकर के 2014 तक गठबंधन सरकार रही है। इसके बाद 2014 से लेकर 2024 तक एक दल की सरकार थी, लेकिन 2024 से फिर आगे गठबंधन की सरकार शुरू हो गई। तो ऐसी सरकारों में राष्ट्रपति का रोल बड़ा क्रुशियल हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसा गठबंधन सरकार में आए जिससे देश में एक शासन बनाने और चलाने में स्थिरता बनी रहे। तो पहला अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जब मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास खो दे, जब मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास खो दे और लोकसभा भंग करने की सिफारिश करे, और लोकसभा भंग करने की सिफारिश करे। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मंत्रिपरिषद हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है कि मंत्रिपरिषद ने अपना विश्वास खो दिया, यानी उनके पास जो सीटों की संख्या है वो 272 से कम हो गई लोकसभा में। तो जब शासन सरकार बनाने वाले दल के पास लोकसभा में सीटों की संख्या 272 से कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि उसने विश्वास खो दिया। तो मान लो लोकसभा में सरकार गिर गई, अब सरकार ने राष्ट्रपति से कहा कि भाई ऐसा करो, लोकसभा ही भंग कर दो और पूरे देश में चुनाव करा दो। तो अब इतने बड़े देश के लिए बार बार चुनाव कराना अच्छी बात तो नहीं है, इतना खर्चा होता है चुनाव में, हर 5 साल में चुनाव खर्च जस्ट डबल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने से मना कर सकता है। हालांकि ब्रिटेन में ताज मंत्रिपरिषद की राय तब भी मानता है, लेकिन ब्रिटेन की बात अलग है, छोटा सा राज्य है, पिद्दी सा राज्य है, मात्र लगभग 6 करोड़ की पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ कई राज्यों की पॉपुलेशन उससे ज़्यादा है। तो हम ब्रिटेन का एग्जाम्पल अपने लिए सुटेबल नहीं मान सकते। उन परंपराओं को हम अपने हिसाब से संशोधित कर सकते हैं और करना चाहिए हमें। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति इस तरीके की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति पहले अवसर तलाशते हैं कि भाई नई सरकार बन जाए, चुनाव न कराना पड़े, बिना चुनाव कराए सरकार बन जाए। अगर सरकार बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगी सरकार तब तो कोई बात नहीं, अंतिम विकल्प तो है ही कि लोकसभा भंग करके चुनाव करा लेंगे। विगत वर्षों में राष्ट्रपतियों ने इस तरीके से भूमिका निभाई है। तो ये सब राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियां हैं जो हम लोगों ने चर्चा की, यानी विशेष स्थितियों में राष्ट्रपति के द्वारा ऐसी भूमिका जो मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना कार्य की जाती है। अब इसके बाद हम लोग राष्ट्रपति की पद स्थिति और इसके बाद राष्ट्रपति की भूमिका पढ़ेंगे। तब हम लोग पहले पद स्थिति पढ़ लेते हैं, फिर भूमिका पढ़ते हैं। जो राष्ट्रपति की पद स्थिति है यानी स्टेटस है, वो 3 आधारों पर तय होता है। पहला आधार है संविधान का प्रावधान, दूसरा आधार है संविधान सभा का दृष्टिकोण, और तीसरा आधार है उच्चतम न्यायालय का निर्णय। जैसे राम जवाया कपूर का केस है, शमशेर सिंह का केस है, तमाम केस हैं इसमें। इन आधारों पर हम राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति का परीक्षण करते हैं। तो अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम लोगों ने पढ़ा, संविधान के प्रावधानों में हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल 53, आर्टिकल 74, 42वां संशोधन और 44वां संशोधन। आर्टिकल 53 कहता है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, 74 कहता है वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, 42वां संशोधन कहता है मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी, 44वां संशोधन कहता है कि एक बार राष्ट्रपति सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन उसके बाद वो उसी सलाह से काम करेगा। तो इन सारी बातों का निष्कर्ष यही है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में नहीं है। ये चर्चा हम लोग पहले विस्तार से कर चुके हैं, लिख चुके हैं। अब दूसरी बात,
संविधान सभा का दृष्टिकोण, जो हमारी संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उस संविधान सभा में राष्ट्रपति की पदस्थिति पर चर्चा हुई कि भाई हम राष्ट्रपति की पदस्थिति को कैसा बनाना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में स्पष्ट रूप से घोषणा की कि हम भारत के राष्ट्रपति के पद को ब्रिटिश ताज के समतुल्य बनाना चाहते हैं। जैसे ब्रिटेन में ताज है, वैसे भारत में राष्ट्रपति। अब ब्रिटेन का जो ताज है वो कभी भी मंत्रिपरिषद की सलाह की उपेक्षा करके कार्य नहीं करता, यानी वो हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह मानता है, हर परिस्थिति में मानता है। तो हमने भी एक ऐसे ही राष्ट्रपति की कल्पना की है। संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, ये सभी डॉक्टर अंबेडकर के इस विचार से सहमत थे, यानी हमने भी एक नाम मात्र के राष्ट्रपति की कल्पना की। उच्चतम न्यायालय ने भी जब राष्ट्रपति की पदस्थिति पर चर्चा की तो उच्चतम न्यायालय ने कहा रामजवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य है, शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य है, ऐसी स्थितियां हैं। तो जब उच्चतम न्यायालय ने इस पर टिप्पणी की तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो संविधान है, संविधान राष्ट्रपति को औपचारिक पद स्थिति प्रदान करता है। औपचारिक पद स्थिति का मतलब है उसे एक कानूनी दर्जा देता है, सर्वोच्च दर्जा देता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां नहीं देता। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा आगे चल करके कि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद का महत्व सदैव बना रहेगा और राष्ट्रपति सदैव मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट घोषणा कर दी कि राष्ट्रपति को सदैव मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करना होगा, मंत्रिपरिषद की सलाह की उपेक्षा राष्ट्रपति नहीं कर सकता। इन सारी बातों की घोषणा उच्चतम न्यायालय ने अलग अलग केसेस में की। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान ने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां नहीं सौंपी, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को सौंपी गई और राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रधान बनाया गया। लेकिन अब राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है तो इसका अर्थ यह नहीं लगा सकते कि हमारा राष्ट्रपति केवल कठपुतली है प्रधानमंत्री के हाथ में, या हमारा राष्ट्रपति एक रबर की मुहर है। भाई रबर की मुहर की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, रबर की मुहर का यूज करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ रबर की मुहर लगाएगा। तो राष्ट्रपति की पदस्थिति को हम रबर की मुहर नहीं कह सकते, हम रबर स्टैंप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि भारत का राष्ट्रपति संघ की सरकार का मार्गदर्शक है, अभिभावक है, संरक्षक है और समय समय पर राष्ट्रपतियों ने इस दिशा में प्रभावी भूमिका निभाई है। कैसे राष्ट्रपति सरकार के अभिभावक, संरक्षक, मार्गदर्शक की तरीके से काम करता है? जब सरकार को लगता है कि वो किसी दुविधा में है तो राष्ट्रपति एक अनुभवी व्यक्ति होता है, निष्पक्ष व्यक्ति होता है, तो वह सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे सरकार प्रभावी तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकती है। विगत वर्षों में हमारे यहाँ राष्ट्रपतियों ने ऐसी भूमिका निभाई है। जैसे जब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू किया जा रहा था तो फखरुद्दीन अली अहमद ने मना किया, ठीक नहीं है। अब चूंकि वो समझा सकता है सरकार को, दबाव नहीं बना सकता, तो उन्होंने अपनी बात कही। जब रेलवे के मजदूरों की हड़ताल को सरकार कठोरता से कुचलना चाहती थी तो उस समय के राष्ट्रपति वीवी गिर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मना किया, बोले नहीं, ठीक नहीं है, बातचीत करो, निर्ममता से नहीं, निर्दयता से नहीं, बातचीत के जरिए समाधान करो। तो इस प्रकार जब जब हमारे देश में ऐसे अवसर आए हैं तो राष्ट्रपतियों ने प्रधानमंत्री को सलाह दी है। अब प्रधानमंत्री सलाह माने या ना माने उसकी मर्जी, लेकिन राष्ट्रपतियों ने सुझाव दिया है। जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति थे तो उन्होंने पूरा का सुझाव दिया, एक पूरा कार्यक्रम था। इसका फुल फॉर्म था प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देना, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देना। यह कॉन्सेप्ट था डॉक्टर कलाम का। उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सुझाव दिया कि भाई ग्रामीण विकास के लिए शहरी संरचनाएं गांव में डेवलप करो, शहरी सुविधाएं गांव में डेवलप करो। उन्होंने तुरंत मान लिया और उन्होंने इस स्कीम को लागू कर दिया। हालांकि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आगे समाप्त हो गई, अगले इलेक्शन में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पूरा को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा पिछली सरकार का कार्यक्रम था, हम नहीं लागू करेंगे, तो पूरा अधूरा रह गया। वरना यह कार्यक्रम बहुत अच्छा था। वर्ल्ड बैंक ने इसकी तारीफ की आगे चल करके कि भारत में अगर ग्रामीण विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई अच्छा कार्यक्रम अब तक चलाया गया तो वो पूरा ही था। और पूरा किसके दिमाग की उपज था? डॉक्टर कलाम के दिमाग की उपज था, सरकारों के दिमाग की उपज नहीं। इसका मतलब है कि हमारा शासन अच्छे से चले, राष्ट्रपति रोल प्ले कर सकता है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो डॉक्टर कलाम ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए, राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए, लाभ के पद का दुरुपयोग रोकने के लिए, क्योंकि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो शासन में बड़ी तीव्र गिरावट आई थी, भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा था, अपराधीकरण तेजी से बढ़ा था, तो डॉक्टर कलाम को बार बार लेटर लिख करके सुझाव देना पड़ा कि भाई रोकने के लिए ये काम करो, ये काम करो, संविधान का दुरुपयोग मत करो, लाभ के पद का दुरुपयोग मत करो। लेकिन मनमोहन सिंह को ये बातें बुरी लगती थी, क्योंकि मनमोहन सिंह के पास तो सत्ता की चाबी थी नहीं वास्तविक रूप से, वो तो एनएसी के पास थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के पास थी। तो ऐसी दशा में सारी समीकरण बिगड़ रहे थे। तो इसलिए डॉक्टर कलाम के प्रति जो तत्कालीन सरकार थी उसकी कठोर नाराजगी थी। इसीलिए जब डॉक्टर कलाम का कार्यकाल पूरा हुआ तो पूरा देश चाहता था कि वो हमारे देश के दोबारा राष्ट्रपति बने। मैं भी चाहता था व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि ऐसा अच्छा राष्ट्रपति नहीं मिला देश को। लेकिन डॉक्टर कलाम को दोबारा कार्यकाल नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि सरकार को वो बार बार सिफारिश करते थे जिससे कि भ्रष्टाचार रुके, अपराधीकरण रुके, संविधान का दुरुपयोग रुके। उसके लिए बार बार वो लेटर लिखा करते थे। सरकार नाराज हो गई, प्रधानमंत्री नाराज हो गए, जिस दल की सरकार थी वो दल के लोग नाराज हो गए कि अच्छा भ्रष्टाचार करने से रोकता है, अजीब राष्ट्रपति है, संविधान का दुरुपयोग करने से रोकता है, अजीब गरीब राष्ट्रपति है, तो ऐसे राष्ट्रपति नहीं चाहिए हमें। ऐसा राष्ट्रपति नहीं चाहिए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को उठा लाए, जिन्होंने हमारे देश के खजाने को खूब बर्बाद किया। इतनी ज्यादा विदेश यात्राएं परिवार सहित किसी दूसरे राष्ट्रपति ने नहीं की जितनी प्रतिभा पाटिल ने की, क्योंकि राष्ट्रपतियों ने हमारे यहाँ अपने ऊपर स्वयं प्रतिबंध लगा रखे हैं कि वे विदेश यात्राओं पर ज्यादा नहीं जाएंगे, जिससे देश का खजाना बचे, देश का पैसा बचे। लेकिन प्रतिभा पाटिल ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने खूब लूटा खजाने को, जितना बर्बाद कर सकती थी वो। 22 यात्राएं की थी अपने पूरे खानदान परिवार के साथ मिलाकर के, विदेश यात्राएं। इतनी विदेश यात्राएं दूसरे राष्ट्रपतियों ने नहीं की है जितनी उन्होंने की अपने छोटे से कार्यकाल में। तो ऐसा राष्ट्रपति ही उठा लाए जो जिसको देश के प्रति चिंता नहीं थी, ऐसा राष्ट्रपति बना दिया गया डॉक्टर कलाम के बजाय, क्योंकि डॉक्टर कलाम को देश की चिंता थी, देश की चिंता थी, इसलिए वो सरकारों को लेटर लिखा करते थे। तो
इन आधारों पर जिस तरीके से हमारे राष्ट्रपतियों ने विगत वर्षों में भूमिका निभाई है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा राष्ट्रपति रबर स्टैंप है। हमारा राष्ट्रपति अच्छे शासन के लिए, प्रभावी शासन के लिए प्रभावी भूमिका का निर्वाह करता रहा है। लेकिन राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, वो सरकार के अभिभावक के रूप में काम करता है। अभिभावक का मतलब ऐसे समझो जैसे हमारे घर में दादा दादी होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। वो हमें सलाह देते हैं हमारे अच्छे और बुरे के लिए। जब हम घर से फटे हुए कपड़े पहन के निकलते हैं, फटे हुए कपड़े का मतलब आजकल फैशन है फटे, पहले भिखारी पहनता था फटे कपड़े। अब जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो कपड़े उतने फाड़ के पहनता है और उतने छोटे कपड़े पहनता है। तो नतीजा ये है कि अब घर से जब आप फटे कपड़े पहन के, फटी जींस पहन के बाहर निकलेंगे तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स रोक देंगे, बच्चे अच्छी बात नहीं है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पूरे कपड़े पहनो, पूरे सिले हुए कपड़े पहनो, फटे हुए कपड़े पहन के क्यों जा रहे हो। अब आप उनकी बात नहीं मानोगे, आपको लगेगा दादू को कौन समझाए, फैशन है ये, उनके जमाने में नहीं था, अब आज के जमाने में है फटे कपड़े पहनना फैशन। अब कपड़े भी तरह तरह से फाड़े जाते हैं, उनके भी फाड़ने की कला है और वो फैशन है, उनको कौन समझाए। आप उनकी बात नहीं मानते, आप नए नए तरीके के फटे हुए कपड़े लेकर के आते हैं और पहन के बाहर निकलते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि समाज के लिए जो उचित है, जो अनुचित है, वे इसका ज्ञान आपको अवश्य कराते हैं। आप उनकी बात माने या ना माने, आप उनकी सलाह माने या ना माने, लेकिन आपको वे उचित और अनुचित का भेद अवश्य कराते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारा राष्ट्रपति है, वो सरकार के लिए उचित और अनुचित का भेद कराता है, सरकार का मार्गदर्शन करता है, सरकार के अभिभावक के रूप में काम करता है। ये सरकारों पर डिपेंड करता है कि सरकार उसकी जिम्मेदारी मानते हैं या फिर नहीं मानते। तो सरकार उसकी सलाह मानती है या नहीं मानती है। तो भारत का राष्ट्रपति हमारे घर के दादा दादी जैसी भूमिका सरकार के लिए निभाता है। जो भूमिका हमारे घर में अभिभावक की है वही भूमिका सरकार के लिए राष्ट्रपति, और राष्ट्रपतियों ने अच्छी भूमिका निभाई है। कुछ एग्जाम्पल देकर के मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा जब गठबंधन की सरकारें जन्म लेती हैं, जैसे आज की सरकार, गठबंधन की सरकार का आशय होता है ऐसी सरकार जब एक दल को सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिलता, तब उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। तब कई सारे दल मिलकर के सरकार बनाते हैं, सबके अपने अपने स्वार्थ होते हैं, अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण राजनीतिक पतन की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी दशा में राष्ट्रीय हित की उपेक्षा हो सकती है, राष्ट्रीय हित की उपेक्षा ना हो ये देखना राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। तो गठबंधन सरकारों के दौरान राष्ट्रपति की भूमिका और अधिक सजीव और अधिक सतर्क हो जाती है अभिभावक के रूप में, क्योंकि राजनीतिक पतन की संभावना बढ़ जाती है। तो ये राष्ट्रपति की भूमिका है हमारे। तो लिखो, पहले पदस्थिति लिखाते हैं आपको राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की पदस्थिति लिखो, लिखो राष्ट्रपति की पदस्थिति का परीक्षण निम्नलिखित 3 आधारों पर कर सकते हैं। राष्ट्रपति की पदस्थिति का परीक्षण निम्नलिखित 3 आधारों पर कर सकते हैं। डैश, पहला लिखो संविधान के प्रावधान। संविधान के प्रावधान आर्टिकल 53, 74 और 42वें एवं 44वें संविधान संशोधन का निष्कर्ष है। प्रावधान लिख चुके हैं, यहाँ केवल कंक्लूजन लिखा रहे हैं, और कंक्लूजन भी हालांकि लिख चुके हैं। आर्टिकल 53, 74 और 42वें और 44वें संविधान संशोधन का निष्कर्ष है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री को दी गई हैं। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री को दी गई हैं, प्रधानमंत्री को सौंपी गई हैं। दूसरा लिखो संविधान सभा का दृष्टिकोण। संविधान सभा का दृष्टिकोण लिखो, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि हम भारत में राष्ट्रपति को वही पद स्थिति, स्टेटस देना चाहते हैं। हम भारत में राष्ट्रपति को वही पद स्थिति, स्टेटस देना चाहते हैं जो ब्रिटेन में ताज का है, जो ब्रिटेन में ताज का है। ब्रिटेन में ताज सदैव मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। ब्रिटेन में ताज सदैव मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। तीसरा पॉइंट लिखो, उच्चतम न्यायालय का निर्णय। उच्चतम न्यायालय का निर्णय राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य के मामले में, राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा, राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि, राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों के लिए ये डिसीजन है, यहां राष्ट्रपति लिख रहे हैं इसलिए राष्ट्रपति लिख रहे हैं। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का नाम औपचारिक प्रधान है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, फॉर्मल हेड, औपचारिक प्रधान, यानी नियम कानूनों के तहत प्रधान, औपचारिक प्रधान है। उसे मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना होता है, उसे मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना होता है। पैरा चेंज करके लिखो, पैरा चेंज करके लिखो, या हेडिंग लिख लो निष्कर्ष। हालांकि एग्जाम में आप हेडिंग नहीं डालोगे, मैं यहां लिखा रहा हूं आपके नोट्स के लिए, एग्जाम में नहीं। निष्कर्ष लिखो, हेडिंग, हेडिंग लिखो निष्कर्ष। एग्जाम में नहीं डालते हेडिंग, यहां हम आपको लिखा रहे हैं केवल आपकी समझ के लिए। उपर्युक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि, उपर्युक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति, उपर्युक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति नाम संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है।
राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे रबर स्टैंप समझने की भूल की जाए। उसे रबर स्टैंप, रबर की मुहर उसे रबर स्टैंप समझने की भूल की जाए। वह वास्तव में संघ की सरकार का अभिभावक और संरक्षक है। वह वास्तव में संघ की सरकार का अभिभावक और संरक्षक है। अभिभावक और संरक्षक व मार्गदर्शक भी लिख लो। अभिभावक, संरक्षक व मार्गदर्शक है। उसकी भूमिका घर के ग्रैंड पेरेंट्स के समान है, घर के दादा दादी के समान है। उसकी भूमिका घर के ग्रैंड पेरेंट्स के समान है, दादा दादी के समान है। अब लिखो राष्ट्रपति की भूमिका। हेडिंग लिखो राष्ट्रपति की भूमिका। ये मेन एग्जामिनेशन के हिसाब से ये सारे डिस्कशन है। लिखो राष्ट्रपति की भूमिका, पहला पॉइंट लिखो। हेडिंग रहेगी राष्ट्रपति की भूमिका, पहला पॉइंट लिखो। वह सरकार के अभिभावक व मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। वह सरकार के अभिभावक व मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। जैसे उदाहरण भी एक एक लिखते चलो। जैसे वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा देश में सुधारों के लिए सरकार के तीनों अंगों को मिलकर कार्य करने का सुझाव देना। सरकार के तीनों अंगों को मिलकर कार्य करने का सुझाव देना। अगला पॉइंट लिखो। वह अच्छे शासन की स्थापना के लिए सुझाव देता है। अच्छा शासन मतलब गुणवत्तापूर्ण शासन। आप गुणवत्तापूर्ण भी लिख सकते हो। वह अच्छे शासन या गुणवत्तापूर्ण शासन की स्थापना के लिए सुझाव देता है। जैसे डॉक्टर कलाम के द्वारा पूरा कार्यक्रम का सुझाव देना। डॉक्टर कलाम के द्वारा पूरा कार्यक्रम, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। जैसे डॉक्टर कलाम के द्वारा पूरा का सुझाव देना। अगला पॉइंट लिखो। वह अधिकारों के प्रयोग के लिए भी कभी कभी सुझाव देता है। जैसे राष्ट्रपति के आर नारायणन के सुझाव पर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने से रोकना। अगला पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट। गठबंधन सरकारों के दौरान राष्ट्रपति की भूमिका अधिक सक्रिय और सजीव हो जाती है। गठबंधन सरकारों के दौरान राष्ट्रपति की भूमिका अधिक सक्रिय और सजीव हो जाती है। गठबंधन सरकार का अर्थ है कि एक से अधिक दल के द्वारा मिलकर सरकार बनाना। गठबंधन सरकार का अर्थ है कि एक से अधिक दल के द्वारा मिलकर सरकार बनाना। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लोकसभा के चुनाव में किसी दल को सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं मिलता। लोकसभा के चुनाव में किसी दल को सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं मिलता। इसको त्रिशंकु लोकसभा कहते हैं, ऐसी लोकसभा को। इस परिस्थिति में राजनीतिक पतन और स्वार्थ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लोकहित की उपेक्षा हो सकती है। इसलिए राष्ट्रपति को सक्रिय होकर कार्य करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर कलाम के द्वारा भ्रष्टाचार रोकने, राजनीति के अपराधीकरण रोकने, लाभ के पद का दुरुपयोग रोकने,
लाभ के पद का दुरुपयोग रोकने इत्यादि मामलों में सरकार को सुझाव देना। अब यहाँ हम लोग प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिखते क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता है। राष्ट्रपति का नाम हम लोग लिखते हैं क्योंकि राष्ट्रपति पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं होता। तो ये हो गई राष्ट्रपति की भूमिका। इस तरीके से राष्ट्रपति के विषय में हम लोगों ने चर्चा कंप्लीट कर ली। अब राष्ट्रपति का क्या महत्व है, राष्ट्रपति की भूमिका क्यों जरूरी है, ये बात समझ में आ गई होगी नाम मात्र का प्रधान होने के बावजूद भी। कल से हम लोग फिर उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, इन सब के बारे में चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज जो क्वेश्चन हो तो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। चैट ऑन कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं आपके। हालांकि समय